अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। नाजरीन, कल हमने अपनी कहानी का इख्तिताम किया था कि जब इमरान बिलाज़री अपने काफ़िले का अमीर बनकर ऋषि, फातिमा और कासिम निज़ाम को साथ लेके गजनी की तरफ रुख कर देता है, तो वो बीच में कहीं पड़ाव डाल के आराम करते हैं। तो कासिम बल्खी जो होता है उसके दिल में हसद आ रही होती है, वो जेलिस हो रहा होता है इमरान बिलाज़री से, क्योंकि इमरान बिलाज़री के पीछे 2 लड़कियां मोहब्बत के चक्कर में पागल हो चुकी होती हैं, ऋषि और फातिमा। तो कासिम बल्खी से ये देखा नहीं गया, उसने किसी तरह रात की तारीकी में सबको सोते हुए पाकर फातिमा को गिला फुसलाकर कुछ बातें समझा दी। कासिम बल्खी ने फातिमा को बातें समझाने के बाद ये फैसला किया कि वो इमरान बिलाज़री के पास जो थैली है जिसमें हम सब ने सोना जमा कराया है, वो पिंडली लेकर आता हूँ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब आगे क्या हुआ नाजरीन, मुलाहिजा फरमाएं। कासिम बल्खी उसे ज़रा और परे ले गया और एक जगह बिठाकर दबे पांव इमरान के करीब चला गया। इमरान थकन और जवानी की गहरी नींद में सोया हुआ था। चमड़े की वो थैली जिसमें सोने के सिक्के और जेवरात की शक्ल में ज़्यादा रकम थी, इमरान के सर के करीब पड़ी थी। बल्खी ने नहायत आहिस्ता आहिस्ता थैली की तरफ हाथ बढ़ाया और थैली उठा ली। इमरान की आंख न खुल सकी। बल्कि जिस तरह दबे पाँव आया था इसी तरह दबे पाँव चला गया। उसने फातिमा को थैली दी और उसे अपने साथ घोड़े तक ले गया। घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बल्कि ने 2 घोड़ों पर ज़ेनें डाली। एक घोड़े की लगाम फातिमा के हाथ में दी, दूसरे की खुद पकड़ ली और नहायत आहिस्ता आहिस्ता दोनों चल पड़े। कुछ दूर पैदल चले। कासिम बल्खी ने फातिमा को घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। उसने सर हिलाकर बताया कि वो घोड़ा सवारी नहीं कर सकती। बल्खी ने इसके घोड़े की लगाम अपने घोड़े की ज़ेन के साथ बांध ली और फातिमा को अपने घोड़े पर अपने आगे सवार कर लिया। थैली फातिमा के हाथ में थी। बल्खी ने एक बाजू फातिमा के गिर्द लपेटकर उसकी पीठ अपने साथ लगा ली और घोड़े को एड़ लगा दी। अब उसे वहां से भागना था, तो उसने घोड़ों की रफ्तार थोड़ी तेज की, तो घोड़ों की टापों की आवाज़ से जंगल में आवाज़ें गूंज उठी, क्योंकि रात की तारीकी का वक्त था। सबसे पहले इमरान की आंख खुली। रात के सन्नाटे में 2 घोड़ों के सीमों की आवाज़ इतनी बुलंद सुनाई दे रही थी जैसे बिल्कुल करीब हो। इमरान ने सबसे पहले थैली देखी, वहाँ थैली नहीं थी। निज़ाम और जगमोहन भी जो सोए हुए थे वो जाग उठे। उन्होंने जाकर अपने घोड़े देखे। 2 घोड़े गायब थे। कासिम बल्खी और फातिमा नहीं थे। वो दूर नहीं गए होंगे। निज़ाम ने इमरान से अपनी ज़बान में कहा, चलो हम दोनों इनका पीछा करते हैं, मैं इस शख्स को अपने हाथों कत्ल करूँगा। इमरान ने कहा, नहीं, वो जिस लड़की को ले गया है वो हमारी मिल्कियत नहीं थी, और जो रकम और जेवरात ले गया है वो सल्तनत गजनी का ख़जाना नहीं था। इन्हें पकड़ना हमारे फ़राइज़ में नहीं बल्कि फ़र्ज से इनहराफ है। निज़ाम भाई, मैं तुम दोनों को लाहौर की कैद से इसलिए जल्दी फ़रार कराना चाहता था कि राजा का अगला हरबा ये होता कि वो तुम दोनों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी हिंदू लड़की बिठा देता। फिर तुम दोनों भूल ही जाते कि तुम्हारा वतन कौन सा है और तुम्हारा मज़हब क्या है। तुम हिंदू राज के आलाकार बनकर अपनी सल्तनत के लिए ख़तरा बन जाते। ये नस्वानी हुस्न और सोने का जादू है जो फतरों को मोम कर दिया करता है। ये दीन और ईमान का बड़ा ही सख्त इम्तिहान होता है। घोड़ों की आवाज़ बहुत दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। मेरी तो नींद उड़ गई है। निज़ाम ने कहा, चलो चल पड़े। एक घोड़े पर ऋषि को, दूसरे पर जगमोहन को सवार किया गया।
عمران اور یزید پیدل چل پڑے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ رشی کے گھوڑے کی باگ عمران نے پکڑ لی اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ رشی نے کہا فاطمہ کو زبردستی لے گیا ہوگا۔ عمران نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے وہ خود گئی ہے، بلکہ وہ قاسم کو ساتھ لے گئی ہے۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو قاسم، بلخی اور فاطمہ بہت دور نکل گئے تھے۔ وہ گھوڑوں کو دوڑاتے رہے، دوسرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ بلخی کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ قاسم بلخی اس راستے پر جا رہا تھا جو ان فوجوں نے بتایا تھا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوتی رہی تھی۔ بلخی اس راستے سے قیدی کی حیثیت سے راجہ جے پال کی بچی کچی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ یہ واحد راستہ تھا جس پر بھٹکنے کا خطرہ نہیں تھا، مگر سورج پہاڑوں کے عقب سے ابھرا تو قاسم بلخی کو پہاڑوں کا ایک ایک پتھر نظر آنے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ مجرم ہے، چور ہے، اور وہ دور سے نظر آ سکتا ہے۔ یہ خطرہ تو تھا ہی، عمران اور نظام اس کے تعاقب میں آئیں گے، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا رہا۔ وہ پرانا سپاہی اور تجربہ کار سوار تھا، مگر ذہن پر جرم کا بوجھ تھا۔ اس نے اسے سوچنے ہی نہ دیا کہ گھوڑے تھک جائیں گے۔ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی ہے۔ راستہ گھومتا اور اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی حالت تو بہت بری ہو چکی تھی جس پر وہ فاطمہ کے ساتھ سوار تھا۔ اس کا پسینہ اتنا زیادہ چھوٹ رہا تھا کہ جسم سے ٹپک رہا تھا، سانسیں پھول گئی تھی۔ دوسرے گھوڑے کی حالت اس لیے کچھ بہتر تھی کہ اس کی پیٹھ پر وزن نہیں تھا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا روک لیا، ادھر ادھر دیکھا، گھاس کی کہیں ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ اس کے ساتھی اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، وہ راستے سے اتر گیا اور ایک عمودی چٹان کے سائے میں جا رکا۔ ذرا سی دیر گھوڑوں کو آرام دیا، پھر وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اوپر آ کر راستے پر چل پڑے۔ بلخی نے فاطمہ کو رات کی طرح اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ رقم والی تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے اس گھوڑے کو بھی دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ رشی کو سوار ہی رہنے دیا گیا۔ سورج اوپر آ گیا تو وہ بھی چلتے گئے۔ پہاڑوں کا سایہ انہیں فائدہ دے رہا تھا۔ گرمی بڑھ رہی تھی، پہاڑ جھلسنے لگے تو انہوں نے راستے سے اتر کر ایک جگہ دیکھ لی جہاں شام تک سایہ رہ سکتا تھا۔ عمران نے اپنے قافلے کو شام تک کے لیے وہاں روک لیا۔ قاسم بلخی کہیں رکنے سے ڈر رہا تھا۔ جس جسم کی لذت کی خاطر وہ خزانے کی تھیلی اور ایک حسین لڑکی کو ساتھ لے آیا تھا، وہ جسم توانائی اور نمی سے آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر اور چہرے پر درد کا تاثر پیدا کر کے قاسم بلخی کو اشاروں میں سمجھایا کہ مسلسل سواری اور گھوڑے کی دوڑ نے اس کی پسلیاں اور پیٹ میں درد کر دیا ہے۔ بلخی نے مسکرا کر اپنا ایک بازو اس کے سینے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ نے سر اتنا پیچھے کر دیا کہ بلخی کا گال فاطمہ کے رخسار کے ساتھ لگ گیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ اب اتنی حسین اور دلکش نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ وہ اپنے اوپر فاطمہ کا بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے فاطمہ کو آگے آ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ پسینے سے دونوں کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ چپک گئے۔ قاسم بلخی کو خوف سی محسوس ہوئی، پھر اسے غصہ بھی آنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا یہ گھوڑا بھی تھک گیا تھا۔ مسلسل چڑھائی چڑھتے چڑھتے گھوڑے کا دم ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گھوڑے پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ یہ دونوں گھوڑے فوج کے نہیں بلکہ سرائے کے سبل میں بندھے رہنے والے کرائے کے گھوڑے تھے، جو لوگ تھوڑے سے فاصلے تک جانے کے لیے کرائے پر لے جایا کرتے تھے۔ جگموہن بھی یہ گھوڑے یہ کہہ کر لایا تھا کہ مہمانوں کو ساتھ والے گاؤں تک لے جانا اور لانا ہے۔ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قاسم بلخی کے پاس اس کا یہ علاج تھا کہ تعاقب کو ناکام کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر چلیں اور وادیوں کے اندر اندر سے چھوٹا راستہ تلاش کریں۔ وہ گھوڑوں کو نیچے لے گیا۔ سورج سر پر آ گیا۔ پہاڑوں نے ایسی تپش اگلنا شروع کر دی جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔
दोनों घोड़ों से उतरकर चलने लगे। फातिमा चंद कदम चलकर हार गई, उसे पहाड़ डराने लगे। बल्खी ने इशारों में उसकी हौसला अफजाई की और मुस्कराया भी, बल्कि बल्खी का अपना हौसला टूट रहा था। घोड़े अब वजन के बगैर भी कदम घसीट कर चल रहे थे। बल्खी ने एक चट्टान का साया देखा और वहीं बैठ गया। फातिमा उसके करीब ढेर होने के अंदाज से बैठ गई। रकम जेवरात की पोटली इसके हाथ में थी, जिसे इसने कासिम बल्खी के आगे यूं फेंक दिया जैसे इसके साथ उसे कोई दिलचस्पी ना हो। घोड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। फातिमा ने हाथ होंठों से लगाकर बताया कि वो प्यास से मरी जा रही है। कासिम बल्खी ने सर हिलाकर बताया कि यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। फातिमा ने इशारा किया कि इधर उधर देखते हैं। बल्खी उठा और पानी की तलाश में चला गया। बहुत देर बाद मायूस वापस आया और फातिमा के पास बैठ गया। सूरज गुरूब होने के बाद इमरान के काफिले ने वो खुश्क मेवे खाए जो पेशावर के करीब के एक गांव से खरीद कर लाया था। पानी का एक छोटा मशकीज़ा अभी बाकी था। तीनों ने पानी पिया और चल पड़े। वो कासिम, बल्खी और फातिमा से बहुत दूर थे। इमरान ने कहा, हमारा सफ़र थोड़ा रह गया है, मगर सफ़र का यही हिस्सा दुश्वार और सब्र आजमा है। घोड़े प्यासे हैं, इन्हें हम दौड़ा नहीं सकते। ये प्यासे ना हो तो भी पहाड़ी इलाके में दौड़ने के काबिल नहीं। हमें गजनी पहुंचना है। हमें अच्छी किस्म का एक घोड़ा मिल गया तो हमसे एक आदमी तेज़ी से आगे जा सकता है। अगर कोई सवार मिल गया तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। हमें घोड़ा चाहिए। ऋषि ने हंसकर कहा, इमरान, तुम इस्लाम को खुदा का मज़हब कहते हो, अपने खुदा से कहो ना घोड़ों को पानी दे दे। इमरान ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, कहने की ज़रूरत नहीं, ये घोड़े प्यास से नहीं मरेंगे। हम खुदा की राह पर चले जा रहे हैं। हमने ये सारा सफ़र खुदा की आफियत में तय किया है। राजा जयपाल ने निज़ाम और कासिम बल्खी को पकड़ने के लिए पेशावर से आगे तक रास्ते रोक रखे हैं, मगर हम निकल आए हैं। मैं तुम्हें अब अपने मुतल्लिक एक राज बताता हूँ। मैं मुल्तान का नहीं, गजनी के इलाके का रहने वाला हूँ। मैं गजनी का जासूस हूँ और मेरे दोनों साथी गजनी की फ़ौज के ओहदेदार हैं जो राजा की कैदी थे। मैंने इन्हें फ़रार कराया है। मैंने तुम्हें भी मौत के मुंह से निकाला है। चूँकि ये दोनों काम खुदा की खुशनुदी के लिए किए हैं, इसलिए खुदा ने मेरी मदद की और दोनों गुनहगार हमें लौट कर भाग गए। इनका अंजाम भयानक होगा। हमारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी रही तो ये पत्थर भी हमें पानी देंगे। और पत्थरों ने इन्हें पानी दिया। आधी रात गुजर गई थी, चांद ऊपर आ गया था। घोड़े अपनी चाल चले जा रहे थे। दाएं तरफ एक वादी रास्ते से आ मिलती थी। वहां जाकर दोनों घोड़े रुक गए। लगामें झटकने पर ना चले। इमरान ने घोड़ों के मुंह देखे। दोनों घोड़े निहत्थे फुला रहे थे और दोनों वादी की तरफ देखते थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता से हाँकने और वादी की तरफ चल पड़े। इमरान ने घोड़े के पहलू में जाकर ऋषि को अपनी बाहों में लेकर उतारा और कहा, उतर आओ ऋषि, इन्होंने पानी की मशक ले ली है, पानी करीब ही होगा। दूसरे घोड़े पर निज़ाम सवार था, वो भी उतर आया। दोनों घोड़े वादी के अंदर दौड़ पड़े। कुदरत ने जानवरों को ये सिफ्त अता की है कि पानी की बू दूर से सूंघ लेते हैं। बाज़ छोटे छोटे जानवर और परिंदे बारिश से बहुत पहले महसूस कर लेते हैं कि बारिश बरसेगी। इन दोनों घोड़ों ने पानी की मुश्क ले ली थी, यानी कि खुशबू सूंघ ली थी। इमरान ने पहले ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस खुश्क पहाड़ी खत्ते में कहीं कहीं पानी मिल जाता है। घोड़े दौड़ते गए। इमरान भी अपने साथियों के साथ घोड़ों के पीछे गया। कुछ दूर अंदर जाकर घोड़े रुक गए। वहाँ पहाड़ का दामन एक वसी और बुलंद गार की तरह कटा हुआ था। चांदनी भी वहाँ पानी साफ नजर आ रहा था। वहाँ शायद चश्मा था। घोड़े पानी पी रहे थे। पानी की वजह से वहाँ थोड़ी सी घास भी थी। घोड़े पानी पीकर घास खाने लगे। इनके सवार बैठ गए ताकि घोड़े सैर हो सकें। उस वक्त कासिम और फातिमा गजनी की सिमत जा रहे थे, मगर वो जा कहीं भी नहीं रहे थे। वादियों में भटक रहे थे। बल्कि गजनी के आम रास्ते पर जाते डरता था। उसे तौक्का थी कि पहाड़ों के अंदर अंदर से वो लम्गान में निकल जाएगा, मगर ये वादियाँ ऐसी थी कि घूम फिरकर एक दूसरे में गड़मोड़ हो जाती थी। घोड़े भी रह गए थे। ये दोनों इंसान भी थक हार गए थे।
बल्खी ने घोड़ा रोक लिया और दोनों नीचे उतर आए। कासिम बल्खी लेट गया। उसे भूख और प्यास के साथ नींद भी परेशान कर रही थी। फातिमा इसके पहलू में इस तरह लेटी कि आधी उसके सीने पर गिरी। बल्खी ने उसे बाजू में दबोच लिया। फातिमा ने अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया। इसके जिस्म ने बल्खी पर नशा तारी कर दिया। वो रास्ते से तो भटक गए थे मगर राह फरार मौजूद थी जो दोनों ने एक दूसरे में देख ली। वो थकन और अपने अंजाम को भूल गए। कासिम बल्खी ने उसे नशे की सी कैफियत में इशारों में सब्ज बाग दिखाए और वो ख्वाब ख्याल के बागों में पहुंच गए। फिर दोनों गहरी नींद सो गए। कासिम बल्खी घबरा कर उठा। रात गुजर गई थी, सूरज चमक रहा था। उसने देखा कि कल वो इसी जगह से गुजरे थे। उसने फातिमा को जगाया और वो रवाना होने के लिए उठे तो देखा घोड़े गायब थे। इधर उधर देखा, घोड़े कहीं भी नजर ना आए। बल्खी के दिल में ये डर पैदा हुआ कि उसके साथी आकर उसके घोड़े ले गए और इन दोनों को भटक भटक कर प्यासा मरने के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन घोड़े पानी और चारे की तलाश में दूर निकल गए थे। बल्खी घबरा कर घोड़ों की तलाश में दौड़ा और मायूस और खौफसदा वापस आ गया। उसने फातिमा का बाजू पकड़ा और पागलों की तरह एक तरफ दौड़ पड़ा। फातिमा दौड़ते दौड़ते गिर पड़ी। उसमें तो चलने की हिम्मत ही नहीं थी। बल्खी ने उसे उठाकर कंधे पर डाला, रकम और सोने की थैली हाथ में ली और चल पड़ा। उसके दिल में यही डर था कि इमरान और यजी करीब ही कहीं मौजूद हैं और वो जब बेहाल हो चुका था तो वो आकर उससे थैली छीन लेंगे और फातिमा को भी ले जाएंगे। चोरी का गुनाह, गुज़श्ता रात का गुनाह मिलकर चुड़ैलों और बदरूहों की तरह उसके इर्द गिर्द नाचने लगा। वो बैठ गया, फातिमा को कंधों से उतार कर इस तरह अपने सीने से लगाया और बाजू में दबोच लिया जिस तरह बच्चा शेर बच्चों से अपना खिलौना छुपाया करता है। उसने थैली अपने नीचे रख ली और अक्ल व होश खो बैठा था। उसे फातिमा की सरगोशी सुनाई दी। फातिमा उसे कह रही है कासिम। वो होश में आ गई थी। पानी फातिमा के मुंह खुल गया था, ज़बान होठों पर आ गई थी। फातिमा को होश में आता देखकर बल्खी की ज़हनी हालत कुछ संभल गई। उसने फातिमा को अपने सामने बिठा लिया और उसके कंधे पकड़कर झंझोड़े। तुम मेरी बात नहीं समझ सकोगी फातिमा, कासिम बल्खी ने अपनी ज़बान में बोलना शुरू कर दिया। हम बल्ख के रास्ते से नहीं, खुदा के रास्ते से भटक गए हैं। इस रास्ते से हट जाने वालों को यही अंजाम होता है। मैं मर्द मैदान था, मैदान जंग में ऐसी पहाड़ों में, बर्फबारी में, रेगिस्तानों में लड़ा हूँ। मैं ज़ख्मी भी हुआ हूँ, मेरे साथी भी ज़ख्मी हुए हैं। बास के बाजू कट गए थे, टांगें भी कट गई थी। हम भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। हमारे ज़ख्मों से खून और पसीना निकल जाने से मेरे जिस्म की तवानाई इस तरह ख़त्म नहीं हुआ करती थी। जानती हो क्यों? उसने फातिमा को झंझोरा मगर वो उसकी ज़बान नहीं समझ सकती थी। मुंह और आंखें खोले उसे देख रही थी और वो इतना समझ गई थी कि जिस जवान को इसने जज्बात की प्यास बुझाने वाला चश्मा समझा था वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, चश्मा सूख गया है। मैदान जंग में मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह लड़ा करती थी। बल्खी ने कहा, मैं चोर नहीं था, जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं, रूहानी कैफ के लिए लड़ा करता था। अब हम दोनों को जिस्मानी प्यास और सोने की हवस ने गुमराह किया। सिर्फ 2-3 दिन पैदल चलने से मेरा जिस्म में जान नहीं रही। मुझे अपने जिस्म से बदबू आती है, तुम्हारे जिस्म से भी बदबू आती है। हम गुनहगार हैं फातिमा, गुनहगारों की कोई मंजिल नहीं होती, गुनहगारों का अंजाम हुआ करता है। वो इस दुनिया में ऐश करते और अगली दुनिया में जलते हैं, या हम जैसे इस दुनिया में जल कर मर जाते हैं। सही मंजिल मेरे दोस्तों को मिलेगी जो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। मंजिल उस हिंदू लड़की और उसके हिंदू भाई को मिलेगी जिन्होंने ये राज पा लिया है कि खुदा पत्थर और मिट्टी के नहीं हुआ करते। इमरान ने इन्हें खुदाए वहदहुल ला शरीक दिखा दिया है। हमें अब मरना है। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और लब व लहजा खड़खड़ा रहा था। फातिमा ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो खुद ज़ारो कतार रो रही थी। फातिमा ने रोते हुए कहा, होश में आओ कासिम, मैं तुम्हारे सहारे आई हूँ। मुझे मालूम नहीं तुम क्या कह रही हो, कासिम बल्खी ने अपनी ज़बान में कहा और उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, आओ शायद मरने के लिए इससे कोई जगह बेहतर मिल जाए। इमरान, निज़ाम और ऋषि चले जा रहे थे। सफ़र के 1.5-2 दिन बाकी थे।
अब रास्ता नीचे उतर रहा था। इनके घोड़ों को रास्ते में एक और जगह से भी पानी मिल गया था, मगर घोड़ों की रफ्तार तेज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि वो 2 आदमियों को साथ पैदल चलना पड़ता था। दूसरी वजह यह थी कि घोड़े पहाड़ी इलाके में ज़्यादा दूर तक दौड़ने के काबिल नहीं थे। निज़ाम और यज़ीद को बाएं तरफ और 2 नीचे वादी में 2 घोड़े खड़े नजर आए। नाजरीन, आगे क्या हुआ? क्या वो घोड़े फातिमा और निज़ाम के थे जो वो उनसे भाग गए थे? कल क्या होगा? कल की एपिसोड को सुनने के लिए लाजमी मेरी एपिसोड का इंतज़ार करना। जो कुछ आगे होगा कल हम आपको अपनी अगली एपिसोड में बताएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हो सके तो इस वीडियो को हर जगह शेयर किया करें ताकि मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख मालूम हो सके। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ